अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग की कोशिश करेंगे कि डिस्कशन हो जाए कि कैसे हमने सब्जेक्टिव पेपर सॉल्व करना है सेकंड ईयर का इंग्लिश का। तो ये आपके सामने फेडरल बोर्ड का एक पेपर है, मॉडल पेपर है और इसका सब्जेक्टिव पोर्शन आपके सामने आपको नज़र आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है जी, रीड द गिवन पैसेज एंड आंसर एनी 6 क्वेश्चंस इंक्लूडिंग क्वेश्चन नंबर 1 अपेंडेड टू इट। एक पैसेज दिया गया और इस पैसेज में से आपने 6 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, जिनमें से क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो लाजमी है, बाकी कोई से 5 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने हैं। तो ये पैसेज है जो आपके सामने लिखा हुआ है, आप देख लें कि इसकी आगे लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 1 अबाउट समरी राइटिंग इज़ कंपल्सरी कैरिंग 8 मार्क्स वाइल द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस कैरी 4 मार्क्स ईच। अब ये 8 मार्क्स का जो क्वेश्चन है समरी वाला, ये बड़ा एक मुश्किल किस्म का क्वेश्चन इसलिए भी होता है क्योंकि इसमें से अक्सर बच्चों के मार्क्स कट जाते हैं। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि किस तरीके से हम इसको अटेम्प्ट करें कि बेहतरीन नंबर आए, मतलब आउट ऑफ 8 आप अगर मैक्सिमम नंबर 8 नहीं तो 7 ज़रूर हिट करें। उसके लिए मैं थोड़ी सी टिप्स दूंगा आपको, और ये सॉल्व पेपर है तो आपको इस यहाँ पे भी एग्जाम्पल मिल जाएगी, बोर्ड वालों ने इसको सॉल्व करके भेजा हुआ है। तो पहले तो ये कि इसको अच्छे तरीके से पढ़ें, इसकी रीडिंग प्रॉपरली करें एक दफ़ा। जैसे लिखा हुआ है कि खालिद बिन वलीद हु हैड नॉट येट कन्वर्टेड टू इस्लाम notice that the strategic pass of the left of the army of the Muslims was unguarded। तो इसको मतलब अच्छे तरीके से पढ़ें। इसकी रीडिंग करने के बाद आप क्वेश्चंस पढ़ें। जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ, राइट डाउन समरी ऑफ द पैसेज एंड सजेस्ट अ सूटेबल टाइटल। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट वाज द मैन्यूवर ऑफ खालिद बिन वलीद विच स्टार्टल्ड द मुस्लिम्स। फिर उसके बाद है, हाउ डिड अबू सुफियान एक्सप्लॉइट द सिचुएशन। क्वेश्चन 4 है जी, व्हाट वाज द इंसिडेंट विच प्रॉम्प्टेड द स्प्रेड ऑफ द रूमर ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीइंग मार्टर्ड। क्वेश्चन 5 है, ही टूर हिज वे थ्रू द एनिमी लाइन्स, व्हाट डज इट टेल्स us about the bravery and the battle skills of Hazrat Ali रज़ियल्लाहु अन्हु। अच्छा, और क्वेश्चन नंबर 6 है जी, द अंसार रज़ियल्लाहु अन्हुम protected the Holy Prophet ﷺ from the enemy at the risk of their own lives. How is it a great lesson for us? Question 7 है, why were the Muslims demoralized at the rumor of the Holy Prophet ﷺ being martyred? What was the effect of this rumor on the fighting polytheists? अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 8 है, हज़रत खालिद बिन वलीद was a smart and skillful warrior even before embracing Islam. What light does the above cited incident throw on him as a military commander? तो आपके सामने ये 8 क्वेश्चंस हैं, जिनमें से आपने 6 अटैम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन 1 जो है वो लाजमी है, बाकी कोई से 5 अटैम्प्ट करेंगे। तो क्वेश्चन पढ़ लिए, दोबारा से इसकी रीडिंग करेंगे। ये जो रीडिंग है, इसमें आपने एरियाज़ को देख लेना है कि किस एरिया में कौन सा क्वेश्चन का आंसर मौजूद है। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि पहली समरी है, समरी को कैसे अटैम्प्ट करना है। समरी करते हुए कुछ बातों का ख्याल रखें। ये कि ये ऐसा क्वेश्चन है जिसको जो एग्ज़ामिनर है गौर से पढ़ेगा, और इसके मतलब मार्क्स लेते हुए थोड़ा सा वो कंजूसी का मुजाहरा करता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका ख्याल रखना पड़ता है और स्टूडेंट्स उसको मिस कर जाते हैं, और एक स्पेस मिल जाती है, एक बफर मिल जाता है, क्वेश्चन मिल जाता है, एग्ज़ामिनर को नंबर काटने का बहाना मिल जाता है। आपने करना ये है पहले कि जब इसकी रीडिंग कर ली है तो आप इसके वर्ड्स गिनें। फॉर एग्जांपल पहली लाइन है तो इसके मैं वर्ड्स गिनता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, और रफली 15 वर्ड्स हैं। अच्छा, लाइन गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, अबाउट 23 लाइन्स हैं। अब 23 को आप 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी इसका आएगा रिज़ल्ट इस प्रोडक्ट का, तो उसको आप 3 से डिवाइड कर लें।
ठीक है, फॉर इंस्टेंस 23 है, इसको आप 15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये अबाउट 45 एंड 15 टू ज़ 345 वर्ड्स बनते हैं ऑलमोस्ट। तो 345 वर्ड्स हैं, इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा तकरीबन 115 वर्ड्स का आपका ये पैसेज समराइज हो जाना चाहिए। ये रफ़ है, ±5 वर्ड्स कर लें आप। अच्छा, आप कैसे करना है, इसी तमाम बात को अपनी वर्ड्स में लिखना है और वोकैबुलरी जो है वो आप सेम यूज़ कर सकते हैं। वर्डिंग आपकी अपनी होनी चाहिए, अरेंजमेंट आपकी अपनी होनी चाहिए। इसमें अगर कहीं पे कोई कोटेशन है तो उसको अनकोट करें अगर वो मेन थीम का पार्ट बनती है, अदरवाइज़ स्किप कर सकते हैं, स्किप कर जाएं। कोई एग्जांपल्स हैं तो उनको स्किप कर देंगे, कोई स्टैटिस्टिकल डाटा है, फिगर है, उसको स्किप कर देंगे। अननेसेसरी डिटेल्स जो हैं उसको स्किप कर जाएंगे। जो इसका मोटिव है पूरे पैसेज का, जो बताना चाह रहा है वो आप इसको बयान करेंगे। सिंपल सी वोकैबुलरी रखेंगे और लंबे सेंटेंसेस को अवॉइड करेंगे और वर्ड्स लिमिट को जो है वो थोड़ा सा फॉलो कर लेंगे तो इंशाल्लाह ये आपके आउट ऑफ 7, क्योंकि 8 नंबर टाइटल का होगा, 7 मार्क्स जो हैं वो समरी के होते हैं, तो इसमें आपके मार्क्स बन सकते हैं, 6 मार्क्स आ सकते हैं। बाकी टाइटल है तो टाइटल सूटेबल होना चाहिए, एप्ट होना चाहिए। बहुत लंबा टाइटल ना रखें। टाइटल 2 वर्ड्स 3 वर्ड्स का, 1 वर्ड का कोई प्रोवर्ब है अगर मिल जाता है तो वो लिख दें तो नंबर मिल जाते हैं। टाइटल के रूल्स होते हैं कि आपने हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल करना है, लेकिन आपने प्रपोजिशन को स्मॉल लेटर से ही स्टार्ट करना है। अच्छा, अब देखें आपके सामने समरी लिखी है इन्होंने, इसकी वर्डिंग देख लें आप कि वाइल द आर्किंग लेफ्ट, सॉरी मैं देखता हूँ कि क्वेश्चन, यस समरी है। वाइल द आर्कर्स लेफ्ट द पास अनगार्डेड एंड रश्ड टू जॉइन द रेस्ट, collecting the Mali Ganimat left by the enemy, Khalid bin Walid spotted this opportunity and launched an attack from the ear। अब देख लें इसमें बहुत अच्छा स्टार्ट किया है। इन द गिवन पैसेज नहीं लिखा, इन दिस पैसेज द राइटर वांट्स टू से नहीं लिखा। आपने कोई इंट्रोडक्शन नहीं देना। समरी करते हुए हम इंट्रोडक्शन नहीं देते हैं, डायरेक्ट स्टार्ट लेते हैं। और जो फर्स्ट सेंटेंस होता है वो बड़ा ज़बरदस्त होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, स्ट्राइकिंग होना चाहिए। जैसे कि अभी देखें ज़बरदस्त उसने स्टार्ट लिया है और बात जो करने की है सिर्फ डायरेक्टली उसी को बयान किया है। ऐसे स्टूडेंट्स जिनको बिल्कुल लिखना नहीं आता उनको भी सजेस्ट करूँगा मैं कि वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को ही कॉपी पेस्ट कर दें। यानी जो बिल्कुल अपनी वर्डिंग नहीं लिख सकते हैं और उनकी जो सेल्फ राइटिंग बहुत पुअर है, तो वो उनको इस क्वेश्चन को छोड़ने की बजाय, कंपल्सरी क्वेश्चन है तो ज़रूर ऐसा करें कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हैं सिर्फ उन्हीं को लिख दें, कॉपी पेस्ट कर दें तो भी काम चल जाएगा। बस ये कि वर्ड्स लिमिट जो है वो थोड़ी फॉलो कर लें, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को लिख दें तो भी उनका काम चल जाएगा, आधे नंबर फिर भी मिल सकते हैं। क्वेश्चंस कैसे आसान करने हैं, देखें लिखा हुआ है व्हाट वाज द मैनेवर ऑफ खालिद बिन वलीद विच स्टार्टल्ड द मुस्लिम्स। तो अब इसका आंसर लिखा खालिद बिन वलीद बीइंग अ सीजन्ड वॉरियर स्पॉटेड द डेडली एरर ऑफ द आर्कर्स टू लीव द पोस्ट एंड रेंडर इट एक्सपोज टू एनिमी। देखें स्टार्टिंग लाइन उन्होंने मतलब एक अच्छी पिक की है, अगरचे ये आंसर तो पैसेज में से ही ले रहा है लेकिन ये वर्डिंग अपनी है, तो आपने अपनी वर्डिंग से स्टार्ट करना है। क्वेश्चन की वर्डिंग की हेल्प ले सकते हैं। इनिशियल जो वर्डिंग क्वेश्चन की है ना, जैसे लिखा हुआ है कि हाउ डिड अबू सुफियान एक्सप्लॉइट द सिचुएशन, तो आंसर है वाइल द मुस्लिम्स आर्मी वाज स्टार्टल्ड बाय द सडन अटैक बाय खालिद बिन वलीद and it showed a visible state of panic and disarray. It was spotted at once by Abu Sufyan, who launched a mighty attack from the front which wreaked havoc upon them। तो अच्छी ज़बरदस्त किस्म की और डेंस किस्म की वोकैबुलरी यूज़ की है। अगर आपको मुश्किल लगता है तो आप अपनी सिंपल वोकैबुलरी भी यूज़ कर सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको नंबर मिल जाएंगे। होना ये चाहिए, टारगेट आपका ये होना चाहिए कि आंसर की लिमिट जो है 40 to 50 वर्ड्स की होनी चाहिए।
जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ इसको ज़रूर नोट कर लें। 40-50 वर्ड्स का कम से कम आंसर होना चाहिए, आपके सामने मौजूद है। तो ये 50 ऑलमोस्ट वर्ड का की रेंज है इसकी आंसर में। और ग्रामेटिकली ठीक होना चाहिए, रेलेवेंट डिटेल कंटेंट होने चाहिए, और इसके कंटेंट्स को हाईलाइट करें आप, मार्कर से लिखें उसको, उन वाले वर्ड्स को जो कि इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ कंटेंट हैं। तो आपको ये 4 में से 3.5 नंबर ज़रूर अर्न कर देगा। ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। जो हमें बीइंग एग्जामिनर की मिलती है या इंस्ट्रक्शन मिलती है वो ये होती है जी कि 2 नंबर वोकैबुलरी के इनके कंटेंट के हैं और 2 नंबर ग्रामर के हैं। ग्रामर की मिस्टेक्स अगर बच्चा करता है लेकिन कंटेंट पूरा करता है तो उसको 2 नंबर मिल जाएंगे। तो अगर आपका कंटेंट भी पूरा है, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं है, तो 1.5 का एक मार्जिन रख के तो मैक्सिमम नंबर मिल जाते हैं। समटाइम्स 4 आउट ऑफ 4 मार्क्स भी मिल जाते हैं। अच्छा, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है, रीड द फॉलोइंग पोइटिक एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस अपेंडेड टू इट। अब आपको पता है कि एक तो केपी के बोर्ड की बुक है, दूसरी बलूचिस्तान बोर्ड की बुक है, और यूजुअली ये देखने में बात आई है कि एक पोएम जो है वो केपी के बोर्ड से ली जाएगी और एक ही बलूचिस्तान से ली जाती है। तो ये लिखा हुआ है, एंड आई हैव लर्न टू लाफ विद ओनली माई टीथ एंड शेक हैंड्स विदाउट माई हार्ट। ये आपको आइडिया हो गया होगा कि ये केपी के बोर्ड में वंस अपॉन अ टाइम जो पोएम थी उसका एक स्टैंजा लिया गया, स्टैंजा दिया हुआ है और उसके क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। व्हाट इज़ द मैसेज कन्वेड थ्रू दीज लाइन्स। तो ये एक थीम वाला क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का है। फिर डिस्टिंग्विश बिटवीन व्हाट इज़ क्लियरली स्टेटेड एंड व्हाट इज़ इम्प्लाइड इन दिस एक्सट्रैक्ट। अच्छा जी, तो ये भी ऑलमोस्ट एक तो सिंपल वर्डिंग है तो उसके हवाले से बात है कि बाप बेटे से बात कर रहा है, और इम्प्लाइड मीनिंग में क्या होगा कि ये जो इसका हिडन मीनिंग है वो क्या है कि आज का मॉडर्न जो इरा है उसमें इंसान कैसा हो गया है, और जो पास्ट इरा था जिसमें इंसान मॉडर्न नहीं था लेकिन सिंसियर था और ट्रू था, अपनी फीलिंग्स को ट्रूली एक्सिबिट करता था। अब ट्रू फीलिंग्स को एक्सिबिट नहीं किया था, मैकेनिकल फीलिंग्स आ चुकी हुई हैं। हमारी जो स्माइल है वो मैकेनिकल है, और हम इस वक्त मॉडर्न मैन जो है वो एक तरह से वो सोललेस बन चुका हुआ है। तो ये इसका एम्प्लॉयड मीनिंग है। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है जी, राइट डाउन 2 वर्ड्स राइमिंग विद द वर्ड शेक। तो आंसर लिखा हुआ है इन्होंने, मेक और टेक जो हैं ये 2 वर्ड्स हैं जो कि शेक से कर रहे हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि ये स्टैंजा से ही आप ढूंढें, आपको स्टैंजा से मिल जाए अच्छी बात है, नहीं स्टैंजा से मिले तो उसने आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं किया हुआ। आप अपनी पर्सनल वोकैबुलरी में से कोई भी राइमिंग वर्ड ढूंढ सकते हैं। और राइमिंग कैसे करते हैं, सेम काइंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन, अदायगी जिसकी मिलती जुलती हो वो राइम कर रहे होते हैं। जैसे उसने शेक कहा है तो मेक है, और शेक है, टेक है, इस तरह के वर्ड्स आप उसमें राइम कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टैंजा है जी के, अवेक फॉर मॉर्निंग इन द बॉल ऑफ नाइट हैज़ फ्लंग द स्टोन दैट पुट्स द स्टार्स टू फाइट। ये केपी के बोर्ड की बुक नहीं है, ये माइट बी पॉसिबल कि ये बुक जो है वो ब्लॉसम बोर्ड से लिया गया एक स्टैंजा है। तो मैं एडवाइस अपने स्टूडेंट्स को करूँगा कि केपी के बोर्ड को, क्योंकि आपने ज़्यादा डीपली पढ़ा हुआ है तो इसलिए उसको फॉलो कर लें। एक स्टैंजा करना है, चॉइस आपके पास है। बहरहाल एट द रन टाइम देखें जिसकी प्रिपरेशन ज़्यादा अच्छी है, जो आप ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं उसको अटेम्प्ट कर लें। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि आप केपी के बोर्ड वाली पोएम को ही चूज़ करें, बट अगेन इट डिपेंड्स। अच्छा, नेक्स्ट है जी के बी पोर्शन इसका बड़ा ट्रिकी है। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चंस। हाउ इज़ कॉन्फ्लिक्ट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट टू मेक अ वर्क ऑफ फिक्शन इंटरेस्टिंग फॉर द रीडर। तो ये एलिमेंट्स ऑफ वो जो है लिटरेचर उसमें से लिया गया है क्वेश्चन, और 6 एलिमेंट्स ऑफ लिटरेचर हैं। आप इनको अच्छे तरीके से तैयार कर लें। मैं आपको एक टिप दे रहा हूँ कि 6 एलिमेंट्स ऑफ लिटरेचर हैं, उसके नोट्स भी मैंने शेयर किए हुए हैं। बहरहाल यूट्यूब के किसी चैनल में नहीं शेयर किए, लेकिन ये कि चलो मैं इसको कोशिश करता हूँ कि इसके नोट्स भी आपको यूट्यूब के किसी चैनल पे शेयर कर दूँ। अभी इसकी समरी सी बता देता हूँ कि इंट्रोडक्शन दे दूँगा कि 6 एलिमेंट्स हैं, इनमें से कोई भी क्वेश्चन पूछ लेता है वो
लिटरेचर के हवाले से। एक है जी प्लॉट है, दूसरा कॉन्फ्लिक्ट है, तीसरा सेटिंग है, और उसके बाद फिर करैक्टर है, और थीम है, और पॉइंट ऑफ व्यू है। ये 6 हैं। तो इनको अच्छे तरीके से तैयार कर लें, और ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। आपकी जो वर्ड्स लिमिट है वो होनी चाहिए 120 to 140 वर्ड्स की। यहाँ पे इतना डिटेल में नहीं लिखा हुआ, लेकिन मैं आपको पर्सनल सजेशन दूंगा कि इसको थोड़ा सा डिटेल में लिखें। नोट्स मिल जाते हैं, अच्छे से नोट्स बने हुए हैं, आप नोट्स को गूगल भी कर सकते हैं। ये कोई इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। कॉन्फ्लिक्ट का पूछा है इसने, तो कॉन्फ्लिक्ट एक पहले तो उसकी डेफिनेशन बता दें कि होती क्या है। तो दो करैक्टर्स या दो जो मेन पार्टीज़ हैं किसी भी स्टोरी की, उनके दरमियान में जो कशमकश होती है, जो उनका तज़ाद होता है, वो कॉन्फ्लिक्ट है। यही स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाती है। और उसके बाद फिर ये आपके जो स्टोरी का प्लॉट है इसके साथ साथ चलती है। पहले ये कॉन्फ्लिक्ट राइज होती है, उसके बाद फिर कॉन्फ्लिक्ट अपने पीक पे पहुंचती है, फिर कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व होना शुरू होती है। तो दैट इज़ द इंटीग्रल पार्ट ऑफ अ स्टोरी, एंड इट मेक स्टोरी द मोस्ट ब्यूटीफुल। जितनी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट आप कह लें कि कॉम्प्लेक्स होगी, उतना ही स्टोरी इंटरेस्टिंग होगी। फिर जब ये प्रॉपरली लॉजिकल तरीके से सॉल्व होगी तो ये प्लॉट के ऊपर बड़ा अच्छा इम्पैक्ट डालेगी। और फिर कॉन्फ्लिक्ट की काइंड्स होती हैं बहुत सारी ना, वो आप अभी तो क्वेश्चन में इसने नहीं पूछा, लेकिन क्वेश्चन आ सकता है कि रिलेट इट विद द पीस ऑफ लिटरेचर यू हैव गॉन थ्रू। तो पहले आप कॉन्फ्लिक्ट की डेफिनेशन बता देंगे, उसके बाद इसकी काइंड बताएंगे। मसलन करैक्टर वर्सेस करैक्टर, उसमें क्या है कि मेन जो प्रोटैगनिस्ट और एंटेगनिस्ट जो है उनके दरमियान कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है। फिर उसके बाद मैन वर्सेस सुपर नेचुरल फोर्सेस हो सकती हैं। फिर मैन वर्सेस सोसाइटी है। फिर उसके बाद मैन वर्सेस नेचर है। फिर मैन वर्सेस साइंटिफिक इन्वेंशन है। फिर मैन वर्सेस मैन है, मतलब अपने साथ ही कॉन्फ्लिक्ट होती है, अपने ज़हनी कश्मकश में इंसान मुब्तला होता है। तो उसकी काइंड्स बता देंगे। उसके बाद फिर कॉन्फ्लिक्ट का जो रिलेट करना है, फॉर एग्जांपल पीस ऑफ लिटरेचर आप प्रोग्रेस पढ़ चुके हुए हैं, उसमें कॉन्फ्लिक्ट क्या है। उसमें कॉन्फ्लिक्ट ये है कि मिसेस मेल्टन और प्रोफेसर कोरे जो है वो एक इख्तलाफ रखते हैं, एक मतलब इंसानियत की फलाह के हवाले से। प्रोफेसर कोरे कहता है कि स्ट्रॉन्ग जो एम्यूनिशन है, असला जो है, ये मतलब डिस्ट्रॉय तो करता है, लेकिन साथ साथ इंसान को सेव भी करता है कि आप जल्दी से जंग ख़त्म कर देते हैं। और मिसेस मेल्टन जो है वैसे ही वॉर के ख़िलाफ़ हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट यही है, और किसी भी स्टोरी में कॉन्फ्लिक्ट होती है। और आप किसी स्टोरी को रिलेट कर सकते हैं इसके साथ हल्के से 5 लाइन्स में। क्वेश्चन इसका जो ऑप्शनल क्वेश्चन एक और भी है, तो वो क्या है, हाउ डज द सेटिंग ऑफ अ वर्क ऑफ फिक्शन प्रोवाइड द नेसेसरी बैकग्राउंड फॉर द मेन एक्शन, इलस्ट्रेट विद द वर्क ऑफ फिक्शन यू हैव रेड। जिस तरह से ये भी इलस्ट्रेट करना है या रिलेट करना है, ये क्वेश्चन आने के चांसेस हैं कि आपसे पूछा जाएगा कि आपने इसको रिलेट भी करना है किसी पीस ऑफ लिटरेचर से। पहले इसे जनरली बताना है कि सेटिंग होती क्या है, बैकग्राउंड जहाँ पे काम को प्ले चल रहा है, स्टोरी चल रही है, दैट इज़ सेटिंग। आगे भी सेटिंग की काइंड्स बताएंगे कि एक तो डायरेक्ट सेटिंग है, दूसरा सीज़न कौन सा है, तीसरा टाइम ऑफ द डे कौन सा है, चौथा हिस्ट्री में इसका कौन सा पार्ट आता है, और पांचवा ये कौन सा कॉन्टिनेंट है या ये कौन सा जोग्राफिकल पार्ट है। तो इस तरह से सेटिंग की भी बहुत सारी काइंड्स हैं। वो बताने के बाद फिर आप जिस भी पीस ऑफ लिटरेचर जो आपने पढ़ा हुआ है उसके साथ उसको रिलेट कर सकते हैं। ये आपके सामने सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर है, और तो इसमें जो लिखा हुआ है आप इसको गूगल करके तो इसको प्रॉपर्ली पढ़ लीजिएगा, आपके पास एग्जांपल आ जाएगी। ये वैसे मेरे ख्याल में बहुत डिटेल में नहीं लिखा, आप इसको इससे ज़्यादा डिटेल में लिखेंगे। और अपने वर्ड्स को भी ख्याल करें, 120 से 150 के दरमियान इसकी वर्ड लिमिट होनी चाहिए। सी सेक्शन 40 मार्क्स का है, और इसमें क्या है, पहले ऐसे है क्वेश्चन 4, ऐसे कैसे अटैम्प्ट करना है। ऐसे की वर्ड लिमिट 250 to 300 वर्ड्स लिखी हुई है, लेकिन टेक माय वर्ड्स कि आप इसको इस लिमिट के साथ नहीं जाएंगे, आपने इसको थोड़ा सा बढ़ाना है। 400 वर्ड्स से लेकर 450 वर्ड्स तक ऐसे अटैम्प्ट किया करें, क्योंकि एग्जामिनर जो है आम तौर पर उसका एक माइंडसेट बना होता है कि डिटेल्ड आंसर लिखा हो तो बच्चे ने तो उसका एक अच्छा
इमेज वो लेते हैं, और अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखा हो तो उसको मोस्ट ऑफ द टाइम्स एग्जामिनर जो है वो इतनी वैल्यू नहीं देता है, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। बहरहाल मेरी पर्सनल सजेशन है कि आप 400 वर्ड्स का ऐसे लिखें, 450 वर्ड्स का भी लिख सकते हैं। ऐसे लिखने के लिए अभी क्या करना है, जैसे कि आप सामने एक ऐसे लिखा हुआ है अनएम्प्लॉयमेंट, इसका टाइटल है और इसमें आउटलाइन दी हुई है। आउटलाइन में क्या है, इंट्रोडक्शन, फिर मीनिंग, फिर कॉन्सिक्वेंसेस, सोशल, पॉलिटिकल और नेशनल, फिर कॉजेज़ हैं रॉन्ग सिस्टम ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ इंडस्ट्री, हाई बर्थ रेट, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ रिसोर्सेज, रेमेडीज़, फार्मिंग, टेक्निकल एजुकेशन एंड बेटर प्लानिंग। तो ये आपके सामने इसकी आउटलाइन है। आपने आउटलाइन के जो भी पार्ट्स हैं उसको पिक करेंगे और उसी को एलेबोरेट करेंगे तो आपका ऐसे बन जाएगा। और फर्स्ट जो पैराग्राफ होगा दैट इज़ इंट्रोडक्शन पैराग्राफ। इंट्रोडक्शन पैराग्राफ जो होता है बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव किस्म का होना चाहिए, वो एग्जामिनर गौर से पढ़ता है। बाकी ऐसे को ज़्यादा इतना गौर से नहीं पढ़ता एग्जामिनर, लेकिन बार पढ़ता भी है। तो इस तरह से इसके 3-4 पैराग्राफ बनाएं और आखिर में इसका एक अच्छा सा एंड करें जो कि लॉजिकल एंड होना चाहिए, वो आपका कंक्लूजन होगा, कंक्लूसिव पैराग्राफ होगा। ऐसे में आप अगर आपको कोटेशन याद हैं और रेलेवेंट हैं तो वो ज़रूर उसमें फ़िक्स करें, लेकिन ओवर कोटेशंस ना करें कि हर जगह भी कोटेशन भरी हो। बहरहाल कोटेशंस का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ज़रूर पड़ता है ऐसे में, और इसको रूल ये है कि आमतौर पर प्रेजेंटेशन करते हुए जब कोटेशन लिखेंगे तो कोटेशन की जो लेंथ है वो नॉर्मल लेंथ से थोड़ी सी कम हो, इसको इन्वर्टेड कॉमर्स में फ़िक्स करें और इसको मार्कर से लिखें तो ज़्यादा अच्छी बात है। तो दो में से एक ऑप्शन है, आप ऐसे को दोनों में से कोई एक ऐसे आप रन कर लें। क्वेश्चन नंबर 5 बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन अगर आप अच्छी प्रिपरेशन से जाएंगे तो उसमें कोई भी नंबर लूज़ नहीं करते हैं। और ये देखें तो इसके 3 पार्ट्स हैं। पहला है देयर आर 5 एरर्स ऑफ आर्टिकल, सब्जेक्ट, वर्ब, अग्रीमेंट, preposition, pronoun and adjective in the given paragraph. Rewrite the paragraph after correcting the errors. Underline the corrected word or parts. तो आपने देखें ये वाज़े तौर पर लिखा हुआ है कि पैराग्राफ को पढ़ना है, इसमें एरर्स के टॉपिक लिख दिए हैं काइंड्स के, वो और से पढ़ लें अच्छे तरीके से। फिर आप पैराग्राफ को पढ़ें, पैराग्राफ में क्रिटिकली देखें कहाँ कहाँ पे सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट का या प्रपोजिशन का या प्रोनाउन का या एडजेक्टिव का मसला आ रहा है, आर्टिकल कहाँ पे मसला आ रहा है, ये सब देखेंगे। फिर उसके बाद आप इसको जब अमेंड करके लिखेंगे तो रीराइट आपने पूरा पैराग्राफ करना है। बच्चे आमतौर पर गलती ये करते हैं कि सिर्फ मिस्टेक्स को ठीक करके लिख देते हैं और पैराग्राफ को पूरा नहीं लिखते। इससे अगर चाहे एग्जामिनर तो आपका पूरा क्वेश्चन काट सकता है, क्योंकि इसमें वाज़ेह तौर पर इंस्ट्रक्शन लिखी है कि आपने रीराइट करना है पैराग्राफ को। दूसरी मिस्टेक बच्चे ये करते हैं कि रीराइट तो कर देते हैं लेकिन जो मिस्टेक्स हैं उनको हाईलाइट नहीं करते जिनको उन्होंने ठीक किया होता है। तो उसको ये एग्जामिनर नंबर तो नहीं काटेगा इसका, लेकिन उसकी वजह से टीज़ होता है, और एग्जामिनर को टीज़ आप नहीं करेंगे। आपने एग्जामिनर को टीज़ किया तो वो आपके लिए बहुत नुकसानदेह हो सकता है, क्योंकि एग्जामिनर की कोशिश ये होती है कि कम वक्त में कम एफर्ट के साथ ज़्यादा काम कर लें। तो अगर आप उसको स्पॉट कर देते हैं कि भाई ये एरर्स हैं मैंने जो ठीक किए हैं, तो उसके लिए आसानी हो जाती है। तो काइंडली इसको हाईलाइट करें, उसको अंडरलाइन कर सकते हैं या उसको मार्कर से लिख सकते हैं। अब करना कैसे है इस क्वेश्चन को, तो लिखा हुआ पाकिस्तान इज़ द ग्रेट कंट्री, इट इज़ लोकेटेड इन द स्ट्रेटेजिकल इम्पॉर्टेंट रीजन, द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ पाकिस्तान इंक्लूड्स 2 veto powers, namely China and Russia. Pakistan is rich from natural resources. We have great mountain ranges, rivers and plains. Then we have nuclear capability, who has served as great deterrence for us. If any of our coward enemies thinks of attacking us, और एटम बॉम्ब विल मेक हर थिंक अगेन। ओके, तो अब देखें इसमें बड़ा वाज़ेह मिस्टेक्स नज़र आ रही हैं। चलें मैं आपको इधर ले जाता हूँ सॉल्व पेपर में। तो पाकिस्तान इज़ ग्रेट कंट्री नहीं आएगा, पाकिस्तान इज़ अ ग्रेट कंट्री। हमें यहाँ पे इनडेफिनेट आर्टिकल आप फिक्स करना होगा। देखें उन्होंने इसको बोल्ड किया हुआ है, अंडरलाइन भी किया हुआ है, आपने ऐसे करना है।
It is located in the strategically important region. The neighboring countries of Pakistan include. अब क्योंकि कंट्रीज़ हैं, आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो गया, तो आपको यहाँ पे वर्ब को भी उसके साथ सूटेबल करना है, तो यहाँ पे इंक्लूड्स नहीं आएगा बल्कि इंक्लूड आ जाएगा। ये है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जैसा सब्जेक्ट है उसके साथ कौन सा वर्ब रिलेट कर रहा है। तो टू veto powers, नेमली चाइना एंड रशिया, पाकिस्तान इज़ रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज आएगा, ये प्रपोजिशन की मिस्टेक थी। वी हैव ग्रेट माउंटेन रेंजेस, रिवर्स एंड प्लेन्स, देन वी हैव न्यूक्लियर कैपेबिलिटी विच हैज़ सर्व्ड एज, यहाँ पे दैट भी लग सकता था और विच भी आ सकता है, लेकिन हूँ नहीं आएगा। सर्व्ड एज ग्रेट डेटरेंस फॉर अस इफ़ एनी ऑफ और कॉवर्डली एनिमीज, तो कॉवर्ड नहीं बल्कि कॉवर्डली एनिमीज आएगा, ये एडजेक्टिव की मिस्टेक थी। तो एनी है तो फिर ये सिंगुलर ट्रीट होगा, थिंग्स आएगा, थिंग्स ऑफ अटैकिंग अस, और एटम बॉम्ब विल मेक हर थिंक अगेन। हर इसलिए क्योंकि नेशन के लिए, कंट्री के लिए हम फेमिनिन प्रोनाउन यूज़ करते हैं। तो इस तरह से इसको आप करेक्ट करेंगे। ये प्रैक्टिस के साथ ही क्वेश्चन सॉल्व होगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। और नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, आमतौर पर आर्टिकल, ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका करेक्शन के हवाले से वो पूछता है। फिर बी पार्ट है जी 5, आपने ईडियम्स हैं उनको सेंटेंसेस में यूज़ करना है। दो तरीके से क्वेश्चन ये आ रहा है, या तो सेंटेंस बनाएंगे या फिर वो फिल इन ब्लैंक होगी, दोनों पूछे आ रहे हैं, कोई भी इनमें से एक हो सकता है तरीक़ाकार। बड़ा सेंटेंस ऐसा होना चाहिए कि उससे ईडियम का मीनिंग वाज़ेह हो जाए। जैसे लिखा हुआ है बैड ब्लड, तो डिस्प्यूट ऑन प्रॉपर्टी कॉज्ड बैड ब्लड बिटवीन द टू ब्रदर्स, हमें साफ पता चल रहा है दुश्मनी इसका मतलब बन रहा है। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, यू विल नॉट सक्सीड इफ़ यू वर्क बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, तो बाय फिट्स स्टार्ट्स का मतलब क्या बन रहा है, विदाउट प्लानिंग, विदाउट एनी वर्क, तो ये मतलब साफ सेंटेंस हमें समझा रहा है। अ हाउस ऑफ कार्ड्स, ऑल क्लेम्स ऑफ इकोनॉमिक रिवाइवल प्रूव्ड अ हाउस ऑफ कार्ड्स एंड द कंट्री कुड नॉट बी सेव्ड फ्रॉम बैंकरप्सी। तो आप देख लें कि हाउस ऑफ कार्ड्स जो है यहाँ पे सेंटेंस उसका मीनिंग वाज़ेह कर रहा है। आपने एनी 5 करने हैं, लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि 5 तक महदूद ना रहें, आपको आते होंगे अगर तो 6 कर लें, 7 कर लें, इवन 8 कर लें। जो राइटली अटेम्प्टेड होंगे उसी को ही गिना जाएगा, और जो रॉन्ग होंगे उनको वो काट देगा। तो इसलिए बेहतर है कि आप सारे इडियम्स को अटेम्प्ट करें। अच्छा, सी पोर्शन है जी, चेंज द फॉलोइंग कन्वर्सेशन इनटू इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ नरेशन। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करना ये न्यू पार्ट है, पहले सेकंड ईयर में ये नहीं हुआ करता था। ये असल बेस्ड जब भी पैटर्न आया है इसमें शामिल किया गया है। पैराग्राफ दिया जाएगा जैसे आपके सामने मौजूद है, इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है। आई सेड टू माई फ्रेंड हमदा व्हाट आर यू डूइंग आफ्टर एग्जामिनेशंस, मैंने जो अपनी स्टडीज़ की हैं उसके लिहाज से मेरी फाइंडिंग्स ये हैं कि ज़्यादातर इंट्रोगेटिव आते हैं और असर्टिव आते हैं। तो आपने इसके रूल्स को अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। मैंने इसकी डिटेल वीडियो शेयर की हुई हैं इसी चैनल में। इसमें सारे मतलब 5 इसके टॉपिक हैं, असर्टिव है, इम्पेरेटिव है, इंट्रोगेटिव है और एक्सक्लेमेटरी है और ऑप्टेटिव है। ये 5 टॉपिक हैं, पांचों की अलग-अलग वीडियोज़ हैं, इसको गो थ्रू हो जाएं तो इंशाल्लाह आपको ये आसान हो जाएगा। अब यहाँ पे पहला इंट्रोगेटिव है, इसका रूल लगेगा, इसमें दैट नहीं आता और क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट किया था। तो लिखा हुआ है आई आस्क्ड माई फ्रेंड हमदा व्हाट शी वॉज डूइंग आफ्टर द एग्जामिनेशन। बाकी जो चेंज है सारी टेंसेस की चेंजेस और प्रोनाउन की चेंजेस वो उन्हीं रूल्स के तहत आएंगी जो मैंने एक्सप्लेन की हुई हैं। आप काइंडली उन वीडियोस को देखेंगे तो आपको ये इजी हो जाएगा। तो ज़्यादातर असर्टिव है और इसके साथ साथ इंट्रोगेटिव है, कभी कभी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का भी पूछ लेता है। अब देखिए आगे चलता हूँ। आई हैवंट डिसाइडेड एनीथिंग येट सेड शी, ये असर्टिव सेंटेंस हो गया। आई सेड व्हाई डोंट यू कम विद मी टू माई विलेज, ये अगेन इंट्रोगेटिव हो गया। आई एम श्योर यू विल लव इट, असर्टिव। ओह रियली, ये अब आपके सामने क्या आ गया, एक्सक्लेमेटरी हो गया। शी स्माइल बट माहम यू नो आई हैव टू डिस्कस विद माई पेरेंट्स, अगेन असर्टिव सेंटेंस है। ऑफ कोर्स देयर consent is necessary, I will also talk to them for you,
आई अग्रीड विद हर, तो ये सारे असर्टिव सेंटेंस हैं। रूल्स एक दफ़ा गो थ्रू हो जाएंगे तो ये बिल्कुल भी मुश्किल चीज़ नहीं है। सोल्यूशन आपके सामने मौजूद है, सोल्यूशन को देख के सिर्फ आप आइडिया ले सकते हैं, लेकिन अगर इसके रूल्स को फॉलो करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। और रूल्स की प्रैक्टिस कीजिएगा, वो मैंने वीडियोस चेक की हुई हैं। Question number 6 is, suppose you are an area reporter of a national daily. Write a report to the editor on poor drainage system in your area and the resulting problems as faced by the people of the area. Your report should cover the following points. Number 1, state of poor drainage system. Number 2, मिसिंग है, उसको शायद नंबर 2 लिखना चाहिए, 3 लिखा हुआ है। Problems resulting from this flaw, then है जी response of the concerned officials, और फिर suggestions। ये रिपोर्ट का एक बड़ा अच्छा पैटर्न है आपके सामने आ गया। देखें, सबसे पहले टॉप राइट पे डेट लिखी हुई है, डेट कॉलन, मंथ, कंप्लीट नेम, स्पेस, देन डेट है, फिर कॉमा है, फिर ईयर है, फिर एक लाइन छोड़ेंगे आप, फिर 2 आ जाएगा। यहाँ पे हमने 2 जिसको रिपोर्ट लिखनी है मौजूद है हमारे क्वेश्चन में कि एडिटर है, और द न्यूज़ इस्लामाबाद आप लिख सकते हैं किसी भी न्यूज़ का नाम, फ्रॉम XYZ एरिया रिपोर्टर द न्यूज़ इस्लामाबाद, तो ये भी क्वेश्चन से पिक किया आपने। फिर एक लाइन का गैप देंगे। सब्जेक्ट टाइटल होता है, तो वो आप लिखेंगे पुअर ड्रेनेज सिस्टम इन द एरिया ABC। उसके बाद फिर एक लाइन का गैप देंगे, यहाँ पे नहीं दिया हुआ लेकिन आप एक लाइन का गैप देंगे। उसके बाद इंट्रोडक्शन है। अच्छा, इसके मार्क्स भी साथ में सुनते जाएं। ये जो डेट है इसका 1 नंबर है, लेकिन ये इसका हाफ नंबर है, और हाफ नंबर जो है वो एंडिंग पार्ट पे साइंड XYZ का मिला के 1 नंबर बन जाएगा। अच्छा, दूसरा नंबर 2 और फ्रॉम का हो जाएगा, 2 मार्क हो गए। तीसरा मार्क जो है वो सब्जेक्ट का है, और बाकी जो 5 मार्क्स हैं वो इसका जो रिपोर्ट का टेक्स्ट वाला पोर्शन उसमें से आएगा, मिलेंगे। जैसे कि इंट्रोडक्शन पूरा है, ये 4-5 लाइन का होगा, इसमें इसका 1 नंबर है। इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है? इंट्रोडक्शन में आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना है कि मैं कौन हूँ और मुझे ये टास्क मिला है, और मैंने इसको मतलब मैं वहाँ गया हूँ किस तरह से। जैसे लिखा हुआ है कि पुअर ड्रेनेज सिस्टम इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एनी अर्बन infrastructure in today's world, as population is congested in cities. Effective sanitary system including a smoothly functioning drainage system is key to healthy community life. However, the drainage system in the most thickly populated part of the city ABC is in a poor state. After making a thorough observation of the conditions, I have prepared the following report। ये अपनी बात भी कर दी और इसको थोड़ा जनरल सा स्टार्ट भी ले लिया। अच्छा, उसके बाद द रिपोर्ट लिख सकते हैं, हेडिंग टेक्स्ट बना सकते हैं, फाइंडिंग्स बना सकते हैं। ये तकरीबन 15 से 20 लाइंस में इसको आप लिखेंगे। उसके बाद फिर इसका आमतौर पर मैं सजेस्ट करता हूँ कि टेबलर डाटा भी बना दें तो अच्छी बात है, इसका नंबर नहीं होता, लेकिन ज़रा उससे थोड़ा सा टेबल सा बना दें तो एक अच्छा सा इम्पैक्ट पड़ता है। चाहे पाई चार्ट बनाएं, चाहे टेबल बनाएं। फिर कंक्लूजन का 1 नंबर है जिसमें आप सारी चीज़ों को समराइज़ करके लिख देंगे। उसके बाद सजेशंस और रिकमेंडेशंस हैं, उनका एक नंबर है। 3 सजेशन काफ़ी होंगी। उसके बाद फिर आप राइट साइड पे आ जाएंगे तो साइंड और x.y.z, तो इस तरह से आप इसको एंड कर देंगे। एक और तरीकाकार भी इसका होता है कि सबमिटेड बाय लिखेंगे आप और नीचे सिग्नेचर लिख देंगे। दोनों ठीक हैं, ये जो साइंड और x.y.z जो है ये भी ठीक है, और सबमिटेड बाय लिखने के बाद सिग्नेचर ले देंगे। सिग्नेचर करने नहीं है, सिर्फ लिखना है कि सिग्नेचर, तो ये तरीका भी ठीक है। अब देख लें इसका स्ट्रक्चर क्या है कि स्टार्टिंग और एंडिंग राइट पे है, बाकी सब लेफ्ट पे है। अच्छा जी, उसके बाद क्वेश्चन 7, ये भी नया एक क्वेश्चन है जो कि SLO बेस्ड जो हमारा पेपर है उसमें शामिल किया गया है। इसमें ट्रांजिशन डिवाइसेस हैं ऊपर लिखी होंगी और नीचे उनके पैराग्राफ होगा, उसमें आपने फिक्स करना है। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन इसको थोड़ा कॉमन सेंस की बेस पे भी आप सॉल्व कर सकते हैं, इतना मुश्किल नहीं है। आपके सामने 1 2 3 4 5 6 लिखे हुए हैं ट्रांजिशन डिवाइसेस, और ब्लैंक्स आपके सामने कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 ब्लैंक्स हैं। बाज़ का ऐसा होता है कि डिवाइसेस ज़्यादा लिखे होते हैं, ब्लैंक्स कम होते हैं, जिनमें से कुछ एक्स्ट्रा डिवाइसेस लिखे होते हैं, एक्स्ट्रा वर्ड्स लिखे होते हैं। बहरहाल इसको गौर से पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन जो है वो आप प्रॉपर्ली अटेम्प्ट कर लेंगे। मीनिंग आपको पता होना चाहिए, वोकैबुलरी थोड़ी बहुत इतनी हो कि आप ट्रांजिशन डिवाइसेस के मीनिंग को भी जान लें और आपको पता हो कि कब कौन सा ट्रांजिशन डिवाइसेस की काइंड्स हैं,
तो मैं कोशिश करता हूँ कि इसकी एक वीडियो बनाऊँ वो ट्रांसलेट डिवाइसेस की, वो भी अपलोड कर दूँ। बहरहाल आप इसको गूगल कर सकते हैं, काफ़ी डिटेल मौजूद है। तो इसकी काइंड्स हैं, उन काइंड्स के लिहाज से इसको आप फिक्स करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा। ये आपके सामने इसका आंसर मौजूद है। तो बाकी और भी इसके अलावा मैं मतलब वीडियोस अपलोड करने की कोशिश करूँगा, जिसमें सब्जेक्ट के साथ साथ ऑब्जेक्टिव पार्ट को भी आप देख सकें। मैंने कुछ ऑब्जेक्टिव पोर्शन एक वीडियो बना के मैंने अपलोड कर दी हुई है, बाकी भी इंशाल्लाह करूँगा। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। क्वेश्चन कर सकते हैं आप और इंशाल्लाह उसको रिप्लाई करूँगा। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।